Hello, my dear students. Once again, I'm back with a new topic. And in today's class, we will study about the different instruments used in the hematology lab. And this topic comes under the subject hematology and hematological techniques. And this is the subject of course BSc Medical Lab Science, BSc MLS. And this is very important from the examination point of view also, this topic. So let's begin with this. सो हेमाटोलॉजी लैब में हम बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं? ताकि हम ब्लड के सैंपल्स को एनालाइज कर सकें। ब्लड के सैंपल्स को एनालाइज करने से क्या होगा, ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर्स को हम डायग्नोस कर सकेंगे और इस डायग्नोस के बेसिस पर ही क्या होता है, एक रिपोर्ट जो होती है वो रिपोर्ट जनरेट होती है और उस रिपोर्ट को देख के ही डॉक्टर्स पेशेंट की केयर को जो है ट्रीटमेंट प्रोवाइड करता है। दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स इन द लैब। क्लियर? अब इसी इंस्ट्रूमेंट की वजह से जो हमारे लैब प्रोफेशनल्स होते हैं वो ब्लड सेल्स के मॉर्फोलॉजी को डिटेक्ट कर सकते हैं, ब्लड सेल्स को काउंट कर सकते हैं और बहुत सारे ब्लड पैरामीटर्स है जो कॉमनली बेसिकली सीबीसी टेस्ट के अंडर में आते हैं, उनको एनालाइज कर सकते हैं। अब इंस्ट्रूमेंट्स क्या होता है, दैट इज इम्पोर्टेंट। ये इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पास कुछ ऐसे स्पेशल डिवाइस और इक्विपमेंट्स होते हैं जो ब्लड के पैरामीटर्स को मेजर करते हैं, ब्लड को एनालाइज करते हैं, ब्लड जब हम एज अ सैंपल यूज करते हैं। क्लियर? एंड जो ये इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ये आपको बहुत ही एक्यूरेट एंड रिलायबल रिजल्ट्स प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से जो डॉक्टर्स है वो पेशेंट की केयर को देखते हुए उसको एक प्रॉपर ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, एंड दीज ऑल आर द लिस्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स जिनको हम वन बाय वन अभी डिटेल में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट, तो फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे आता है माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी हेल्प से हम स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं। कितने स्मॉल ऑब्जेक्ट होने चाहिए, मींस जो नेक्ड आई से विजिबल नहीं है, तो हम किसकी हेल्प से देखेंगे, माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखेंगे। तो यहाँ पे हम माइक्रोस्कोप के अंडर ब्लड में क्या विजुलाइज कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल ब्लड सेल्स या फिर ब्लड में कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो प्रेजेंट नहीं है, लाइक दिस। अब इसके यूजेस क्या है माइक्रोस्कोप के, ब्लड सेल्स की मॉर्फोलॉजी चेक कर सकते हैं, जैसे कि ब्लड सेल्स का शेप क्या है, उनका साइज क्या है, उनका स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है? डिफरेंशियल काउंट मतलब हम डब्ल्यूबीसीएस के टाइप्स को देख सकते हैं, क्योंकि डब्ल्यूबीसीएस के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि ग्रैनुलोसाइट्स एंड ए ग्रैनुलोसाइट्स। एबनॉर्मल सेल डिटेक्शन कर सकते हैं। एबनॉर्मल सेल डिटेक्शन मतलब कि आरबीसी, फॉर एग्जांपल आरबीसी है ना, आरबीसी की शेप क्या है, व्हाट इज द शेप ऑफ आरबीसी, इट इज अ बाइकनकेव शेप, है ना। तो अगर बाइकनकेव शेप नहीं है, कोई भी लाइक ऑल्टर्ड शेप है, तो उसको हम यहाँ पे माइक्रोस्कोप की हेल्प से डिटेक्ट कर सकते हैं। पैरासाइट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, पैथोजेंस को हम यहाँ पे डिटेक्ट कर सकते हैं। देन ब्लड स्मीयर एग्जामिनेशन मतलब हमने यहाँ पे एक स्लाइड ली, स्लाइड पे हमने एक ब्लड की ड्रॉप डाली एंड देन उसको हमने स्प्रेड कर दिया। क्लियर? अब इस स्लाइड को हम, ठीक है, जहाँ पे हमने यहाँ पे ये एक थिन स्मीयर बनाया है, इसको माइक्रोस्कोप के अंदर विजुलाइज करेंगे। यहाँ पे भी हम क्या विजुलाइज करते हैं, बेसिकली ब्लड सेल्स विजुलाइज करते हैं, या फिर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहीं वो ब्लड में प्रेजेंट तो नहीं है, कोई पैथोजन ब्लड में प्रेजेंट तो नहीं है, किसी भी डिजीज को या ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर को डायग्नोस करने के लिए। क्लियर? नेक्स्ट वी हैव द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ माइक्रोस्कोप। तो ये हमारे पास यहाँ पे सभी पार्ट्स हैं माइक्रोस्कोप्स के, जिसको हम यूज करते हैं सैंपल्स को, ब्लड सैंपल्स को एनालाइज करने के लिए। नेक्स्ट वी हैव द टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप। तो यहाँ पे हमारे पास टू टाइप्स है माइक्रोस्कोप की। फर्स्ट वन इज द लाइट माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप जहाँ पे हम लाइट को यूज करके सैंपल को विजुलाइज करते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम इलेक्ट्रॉन्स को यूज करते हैं, जो एक इलेक्ट्रॉन गन से रिलीज होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन हमारे सैंपल्स को स्ट्राइक करते हैं और जब ये सैंपल स्ट्राइक होते हैं तो कंप्यूटर स्क्रीन पे पिक्चर जनरेट होती है, जिसके रेजोल्यूशन पावर बहुत ज्यादा हाई होती है। क्लियर? तो दीज ऑल आर द सब टाइप्स ऑफ द लाइट माइक्रोस्कोप। Next, we have the centrifuge. This is again very much important and very commonly used instrument in the hematology lab. तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेंट्रीफ्यूज का नेम सेंट्रीफ्यूज क्यों है? क्योंकि ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बेसिस पे काम करता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कौन सी होती है, जो आउटवर्ड डायरेक्शन है ना, बाहर वाली डायरेक्शन में फोर्स लगती है, दैट इज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो यहाँ पे सेंट्रीफ्यूज में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का यूज किया जाता है, दैट्स व्हाई द नेम इज सेंट्रीफ्यूज। तो ये सेंट्रीफ्यूज क्या करता है, लिक्विड्स को सेपरेट करता है। अब मैं लिक्विड की यहाँ पे बात करूँ तो फॉर एग्जाम्पल ब्लड का नेचर क्या है, इट्स अ लिक्विड इन नेचर।
तो सेंट्रीफ्यूज ब्लड के कंपोनेंट्स को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। किसके बेसिस पे सेपरेट करते हैं, डेंसिटीज के बेसिस पे या फिर कंपोनेंट्स के मॉलिक्यूलर के बेसिस पे, मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पे उसको सेपरेट करता है। एंड सेपरेट कैसे किया जाता है, उसको हाई स्पीड पे रोटेट करके, स्पिन करके। क्लियर। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम ब्लड सैंपल्स को या किसी भी लिक्विड सैंपल्स को, सेंट्रीफ्यूज ट्यूब्स आते हैं, उन सेंट्रीफ्यूज ट्यूब्स के लाइक दिस, इस तरीके की सेंट्रीफ्यूज ट्यूब्स होती है। क्लियर। इनके ऊपर कैप होते हैं, इन सेंट्रीफ्यूज ट्यूब्स के अंदर रखते हैं और इन सेंट्रीफ्यूज ट्यूब को हम सेंट्रीफ्यूज के अंदर रख देते हैं एंड उसको हाई स्पीड पे हम रन करेंगे। तो यहाँ पर जब हम रन करते हैं तो कंपोनेंट सेपरेट होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी एंड मॉलिक्यूलर वेट, ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। तो जब हम यहाँ पे सेंट्रीफ्यूज ऑपरेट करते हैं, सेंट्रीफ्यूज को जब हम यहाँ पे मशीन को यूज करेंगे, तो इस सेंट्रीफ्यूज पे हम यहाँ पे एक आरपीएम सेट करते हैं। वो आरपीएम कितने टाइम के लिए होता है वो हम यहाँ पे सेट करते हैं अलोंग विद द टेम्परेचर, ये कुछ कंडीशंस में रहता है। क्लियर। नेक्स्ट अदर टाइप्स ऑफ सेंट्रीफ्यूज। फर्स्ट है आपके पास फिक्स्ड एंगल रोटर। फिक्स एंगल रोटर में क्या होता है, जो हमारे पास यहाँ पे सेंट्रीफ्यूज ट्यूब्स होती है वो फिक्स्ड एंगल पे होती है। क्लियर। वो उसी एंगल पे ही क्या करेंगे, रन करेंगे। सेकेंड आता है हमारे पास स्विंग आउट रोटर। स्विंग आउट रोटर में मतलब जैसे हमने इस डायरेक्शन में, इस पर्टिकुलर एंगल पे हमने सेंट्रीफ्यूज ट्यूब्स को रखा था, तो जब हम उसे ऑपरेट करते हैं तो यहाँ पे ये इस डायरेक्शन में स्विंग आउट हो जाती है। क्लियर। थर्ड आता है आपके पास माइक्रो हेमाटोक्रिट सेंट्रीफ्यूज। ये हमारे पास यहाँ पे कैपिलरी ट्यूब्स के लिए यूज किया जाता है, स्पेशली जब भी हम पैक्ड सेल वॉल्यूम या पैक्ड आरबीसीज को डिटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट वी हैव द यूजेस ऑफ सेंट्रीफ्यूज। अभी आपको मैंने बताया ब्लड के कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए, जैसे कि ब्लड से हमने प्लाज्मा या सीरम को सेपरेट करना हो, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास एक ट्यूब में, सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में हमने ब्लड डाला है, तो जब हम इसको सेंट्रीफ्यूज में रखेंगे तो इस ब्लड के जो कंपोनेंट्स है वो सेपरेट हो जाते हैं। तो आपको पता है ब्लड के कंपोनेंट्स क्या है, ब्लड किससे मिलके बना है, टू पार्ट से मिलके बना है, सॉलिड एंड लिक्विड। सॉलिड पार्ट में क्या आते हैं, ब्लड सेल्स आते हैं। कौन कौन से ब्लड सेल्स, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। लिक्विड पार्ट में क्या आ जाता है आपके पास, प्लाज्मा आ जाता है या फिर सीरम आ जाता है। क्लियर। तो जब हम इस ब्लड को सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो आफ्टर सेंट्रीफ्यूज क्या होगा, इसके कंपोनेंट सेपरेट हो जाएंगे। मतलब जो जिन ऐसे कंपोनेंट्स जिनका मॉलिक्यूलर वेट हाई था या फिर जो सॉलिड पार्टिकल्स थे वो बॉटम पे सेटल डाउन हो जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं सेडिमेंट, विच इज कॉल्ड एज सेडिमेंट, या फिर हम उसको पैलेट भी बोल देते हैं। एंड ऊपर जो लिक्विड पोर्शन आएगा दैट वुड बी कॉल्ड एज द सुपरनेटेंट, उसे हम क्या बोलेंगे, सुपरनेटेंट। ये लिक्विड पोर्शन होता है। तो जो आपको यहाँ पे चाहिए होता है आप उसको यूज कर सकते हैं। सेकंड आता है सैंपल प्रिपरेशन। सैंपल को हम प्रिपेयर किया जाता है, अगेन वही कि आपको सीरम चाहिए या प्लाज्मा चाहिए। क्लियर। तो नॉर्मली आपको पता है कि हम सीरम एंड प्लाज्मा कब ऑब्टेन करते हैं। थर्ड आपके पास आता है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में से मतलब हमने किसी भी सैंपल में से, लिक्विड सैंपल में से, अगेन फॉर एग्जांपल ब्लड है ना, आपने उसमें से डीएनए सेपरेट करना है या फिर आरएनए सेपरेट करना है या फिर प्रोटीन सेपरेट करना है, तो सेपरेशन वर्ड जहां पर आ जाए तो मीन्स वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, इट इज सेंट्रीफ्यूज। क्लिनिकल डायग्नोस्टिक में इसका यूज है। Next, we have the different types of the centrifuge. So these all are the different types of centrifuge. Clear? So this is the third one, that is blood cell counter. नाम से आपको पता चल रहा है कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस डिवाइस को, इस इंस्ट्रूमेंट को यूज करके ब्लड के सेल्स को काउंट करेंगे। काउंटर वर्ड किससे आया है, काउंट से करेंगे कि क्या काउंट है ब्लड सेल्स का। क्लियर। ऑलरेडी यहाँ पे रिटन है, यूज टू काउंट एंड एनालाइज द ब्लड सेल्स। तो कैसे हम यहाँ पे काउंट करेंगे, बिकॉज ब्लड सेल्स जो होते हैं ये नेक्ड आई से विजिबल तो आपको पता नहीं होते, तो हम यहाँ पे किसका यूज करेंगे, माइक्रोस्कोप का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम माइक्रोस्कोप में इनको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, इनकी शेप के बेसिस पर। क्लियर। तो यहाँ पे हम कब तक काउंटिंग करेंगे, जब तक ब्लड सेल्स का काउंट 100 तक ना पहुंच जाए। इसको मैनुअली भी किया जाता है, दिस इज द मैनुअली, और ऑटोमेटिक भी किया जाता है। तो कैसे करते हैं यहाँ पे हम वो देखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे एक ग्लास स्लाइड लेते हैं, उस ग्लास स्लाइड के ऊपर हम एक ब्लड की ड्रॉप ट्रांसफर करेंगे और उसको हम स्प्रेड करके यहाँ पे क्या बनाएंगे, एक थिन स्मीयर। इस थिन स्मीयर को हमने ड्राई होने देना है। ड्राई होने के बाद हम यहाँ पे इसकी स्टेनिंग करेंगे। क्लियर। स्टेनिंग होने के बाद हम इस स्लाइड को माइक्रोस्कोप के अंडर क्या करेंगे, विजुलाइज करेंगे।
क्लियर। तो हमने विजुअलाइज क्या करना है, हमने विजुअलाइज करना है WBCs को, वाइट ब्लड सेल्स को। अच्छा, बहुत सारे बुक्स में आपको इसका नेम ये भी मिलेगा, दैट इज डिफरेंशियल, है ना। तो डिफरेंशियल वर्ड किससे आया है, डिफरेंट, अलग। तो आप सबको पता है कि जो WBCs है, WBCs की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, ग्रैनुलोसाइट्स, एक ग्रैनुलोसाइट्स, है ना, एजिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। तो हम क्या करते हैं, हम फॉर एग्जांपल ये हमारे पास यहाँ पे एक स्लाइड आ गई, ऑलरेडी मैंने यहाँ पे ड्रॉ की हुई है, और ये हमारे पास यहाँ पे थिन स्मीयर आ गए। तो हमने यहाँ पे एक पॉइंट से स्टार्ट करना है और इस मैनर में हमने स्लाइड को माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करना है। तो जब जब आपको यहाँ पे सेल्स दिखेंगे, WBCs दिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे एक बेसोफिल दिखा, क्या दिखा, बेसोफिल। आपने बेसोफिल जब आपको दिखा तो आपने यहाँ पे इसको प्रेस कर देना। जब आप इसको प्रेस करोगे तो यहाँ पे काउंट कितना आ जाएगा, 1। सिमिलरली अगर यहाँ पे 1 आएगा तो यहाँ पे उसका टोटल, यहाँ पे कहीं पर भी 1 नहीं है, यहाँ पे 1 है, तो उसका टोटल भी क्या आ जाएगा, 1। अब आप फिर माइक्रोस्कोप स्लाइड को देख रहे हो, यहाँ से आगे बढ़ रहे हो, तो सपोज आपको यहाँ पे अब क्या दिखा, मोनोसाइट दिखा। जब आपको मोनोसाइट दिखेगा तो आपने यहाँ पे इसको प्रेस कर देना है। जब आप इसको प्रेस करोगे तो यहाँ पे अगेन क्या आ जाएगा, 1। तो 1 + 1 कितना हुआ, 2। तो फिर यहाँ पे आपको टोटल क्या दिखेगा, 2। क्लियर। सो दिस इज हाउ यू विल यूज द ब्लड सेल काउंटर। नेक्स्ट इज द हीमोमीटर, अगेन इंपॉर्टेंट। हीमोमीटर आपको पता है, ये हीमो वर्ड किससे किससे आया है, हीमोग्लोबिन से, जिसको हम क्या बोलते हैं, HP। मीटर मतलब मेजर करना, क्लियर। तो ये हीमोग्लोबिन कहाँ प्रेजेंट होता है, आप सबको पता है, RBCs में, रेड ब्लड सेल्स में। रेड ब्लड सेल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ब्लड में प्रेजेंट होते हैं, क्लियर। तो हीमोमीटर का यूज क्या होता है, जब भी हमने ब्लड के अंदर HP के लेवल को मेजर करना हो कि कितना HP है, तो हम क्या यूज करेंगे, हीमोमीटर यूज करेंगे, क्लियर। तो सबसे कॉमनली यूज अपरेटस हमारे पास यहाँ पे सैलिस अपरेटस होता है, जिससे हम HP को डिटेक्ट करते हैं। तो दिस इज द प्रिंसिपल। यहाँ पे प्रिंसिपल क्या होता है कि जो हमारे पास ब्लड होता है, ब्लड को हम N/10 HCl के साथ मिक्स करते हैं। जब हम उसे मिक्स करेंगे तो एक रिएक्शन होगी, उस रिएक्शन में एक कंपाउंड बनता है विच इज कॉल्ड एज एसिड हिमैटिन। क्लियर। अब ये एसिड हिमैटिन का यहाँ पे जो है कलर थोड़ा सा चेंज हो जाता है, लाइक डार्क ब्राउन कलर। उसको हम फर्दर क्या करते हैं, डाइल्यूट करते हैं, किसके साथ डाइल्यूट करते हैं, डिस्टिल्ड वाटर के साथ डाइल्यूट करते हैं। एंड तब तक डाइल्यूट करते हैं जब तक हमारे ब्लड सैंपल का कलर जो कंपैरेटर के साथ मैच ना हो जाए। So these all are the parts of the hemometer. You can see यहाँ पे एक thin glass rod है, this is the HP paper, this is the HP tube, this is the comparator. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हमारे पास यहाँ पे comparator के control tubes है। तो इनका हमारे पास मतलब जो हमारे यहाँ पे HP टेस्ट ट्यूब है, यहाँ पे जो भी हमने अपना ब्लड सैंपल डाला, उसको जो भी कलर आया है, तो हमने उसको डाइल्यूट करना है, तब तक डाइल्यूट करना है जब तक इन कंपैरेटर के ट्यूब्स के साथ कलर मैच ना हो जाए। Next, we have the fifth type, which is the hemocytometer. Hemo, again, I already told you, HP किस कहाँ पे होता है, RBCs किस में होता है, blood, clear। साइटो वर्ड किसके लिए होता है, stand for the cells। अगेन मीटर वर्ड किसके लिए होता है, for the measurement। तो हीमोसाइटोमीटर में हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम ब्लड सेल्स का मेजरमेंट करते हैं, मतलब ब्लड सेल्स का हम काउंट करते हैं, कितने RBCs प्रेजेंट है, कितने WBCs प्रेजेंट है, कितने प्लेटलेट्स प्रेजेंट है। तो इसका यहाँ पे हमारे पास दूसरा नाम आता है, दैट इज द इम्प्रूव्ड न्यूबार चैम्बर। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ब्लड के जिस सेल्स को आपने काउंट करना है उसके रिस्पेक्टिव आपने उसको डायलेटिंग फ्लूइड में मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आपने उसको हीमोसाइटोमीटर के ऊपर ट्रांसफर कर देना है, एंड देन बाय यूजिंग माइक्रोस्कोप आपने सेल को काउंट करना है। सेल्स का जो भी काउंट आएगा, जो भी नंबर आएगा, तो हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूलाज होते हैं, उन फॉर्मूलाज में हमने वैल्यू को पुट करना है, एंड कैलकुलेशन करने के बाद जो भी आपके पास रिजल्ट आएगा, दैट वुड बी द नंबर ऑफ द काउंटेड सेल्स। जैसे कि हमारे पास RBCs है ना, तो RBCs के लिए हम यहाँ पे RBC डाइल्यूटिंग फ्लूइड यूज करते हैं, ठीक है। WBCs है, WBC डाइल्यूटिंग फ्लूइड यूज करेंगे, राइट। तो जब हम यहाँ पे काउंटिंग करते हैं ना, तो काउंटिंग हमारे यहाँ पे ग्रिड्स में होती है, स्क्वायर्स में होती है, क्लियर, लाइक दिस। इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे न्यूबार चैम्बर होता है, और यहाँ पे हमारे पास एच शेप में ग्रिड्स होते हैं, लाइक दिस। एंड अगर मैं इसको जूम करके बनाऊँ यहाँ पे, तो दिस इज द 9 स्क्वायर ग्रिड, लाइक दिस, है ना। तो कॉर्नर वाले पे हम यहाँ पे क्या काउंट करते हैं, WBC को काउंट करते हैं। सेंटर वाले पे हम किसका काउंट करते हैं, RBC का काउंट करते हैं, एंड स्पर्म का काउंट करते हैं, एंड प्लेटलेट्स का काउंट करते हैं,
Clear? And next we have the parts of hemocytometry. You can see this is the improved Newber chamber, and this white one is the uh, WBC pipette, and this red one is the RBC pipette, जिनको हम थोमा पिपेट्स भी बोलते हैं. Clear? Next is the ESR, erythrocyte sedimentation rate. तो नेम से क्लियर है, एरिथ्रोसाइट्स किसको बोलते हैं, आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स. सेडिमेंटेशन एक प्रोसेस है, किसका प्रोसेस है, सेडिमेंट होने का प्रोसेस है. सेडिमेंट का मीनिंग क्या होता है, सेटल डाउन होना, है ना, कितनी जल्दी यहाँ पे नीचे बॉटम पे बैठ जाता है, सेटल डाउन हो जाता है रेट पे, पर्टिकुलर रेट पे. क्लियर? तो ईएसआर में हम यहाँ पे क्या करते हैं, ब्लड को एक पिपेट या फिर ट्यूब के अंदर फिल करते हैं, और फिल करने के बाद 1 आवर तक हम वेट करते हैं. तो उस 1 आवर में जो आरबीसीज है वो कितनी जल्दी सेटल डाउन हो रहे हैं, उसका वहाँ पे हम टाइम को नोट करते हैं. इससे क्या पता चलता है, इससे क्या इंडिकेशन मिलते हैं आपको बॉडी के अंदर, नॉन स्पेसिफिक इन्फ्लामेशन. क्लियर? कि बॉडी में कहाँ पर इन्फ्लामेशन है. ये नहीं बताता कि मतलब कि कहाँ पे इन्फ्लामेशन है, बट ये आपको जरूर बता देगा कि बॉडी में इन्फ्लामेशन वेदर इट इज प्रेजेंट और एब्सेंट. क्लियर? 2 टाइप्स की ये यहाँ पर होती है ESR, दैट इज द वेस्टरग्रेन मेथड एंड विंट्रोप मेथड. वेस्टरग्रेन मेथड में यहाँ पे हम वेस्टरग्रेन पिपेट का यूज करते हैं. पिपेट के दोनों एंड्स क्या होते हैं, ओपन होते हैं. विंट्रोप मेथड में हम विंट्रोप ट्यूब का यूज करते हैं, जो बॉटम से यहाँ पे क्लोज्ड होती है, अपर पार्ट से ये ओपन होती है. तो दोनों का मेथड यहाँ पे क्या होता है, चाहे आप वेस्टरग्रेन पिपेट यूज करो, चाहे विंट्रोप ट्यूब यूज कर रहे हैं, आपने यहाँ पे ब्लड फिल करना होता है ना, एंटीकोएगुलेंट के साथ मिक्स करके ब्लड को फिल करना होता है. ब्लड को फिल करने के बाद वेस्टरग्रेन पिपेट को वेस्टरग्रेन स्टैंड में लगा देते हो, एंड विंट्रोप ट्यूब को विंट्रोप स्टैंड में प्लेस कर देते हो, एंड 1 आवर तक उसको छोड़ देते हो. 1 आवर के बाद जो भी आपके पास यहाँ पे रीडिंग्स आ रही है इन द फॉर्म ऑफ मिलीमीटर्स पर HR, सॉरी पर आर, उसको आप नोट डाउन करते हो. क्लियर? जो वेस्टर्न ग्रेन पिपेट होती है उसका साइज लार्ज होता है, बड़ा होता है. जो विंट्रोप होती है, ट्यूब होती है, इस ट्यूब का जो साइज होता है इट इज स्मॉल. नेक्स्ट, दिस इज द ESR इक्विपमेंट. ये बैक पे आप देख सकते हैं, दिस लार्ज वन इज द वेस्टर्न ग्रेन, है ना, ट्यूब, सॉरी स्टैंड. और यहाँ पे जो ये चीज है, दिस लार्ज वन, दिस आर द वेस्टर्न ग्रेन पिपेट. ये स्मॉल वाला आपके पास विंट्रोप स्टैंड है. विंट्रोप स्टैंड के अंदर यहाँ पे दिस स्मॉल वन इज द विंट्रोप ट्यूब. नेक्स्ट इज द ब्लड रोलर मिक्सर. ब्लड रोलर मिक्सर, है ना, मीन्स ब्लड को हम एक रोलिंग कंडीशन में क्या कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं. तो ये लैब का एक ऐसा डिवाइस है जहाँ पे हम ब्लड को क्या करते हैं, एक रोटेशन में ऐसे रोटेट करते हैं. इस रोटेशन में रोटेट करने से क्या होगा, ब्लड के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स प्रेजेंट है वो कंपोनेंट्स क्या होते रहेंगे, मिक्स होते रहेंगे, है ना. अदरवाइज अगर आप उनको रोटेट नहीं करोगे, अगर रोटेशन नहीं होगी, तो ब्लड के जो कंपोनेंट्स है वो क्या करेंगे, बॉटम पे, है ना, वैक्यूम के बॉटम पे क्या हो जाएंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे, जिससे हमारे रिजल्ट में वेरिएशन आ सकती हैं. क्लियर? सो इट इज एसेंशियल फॉर द एक्यूरेट एनालिसिस ऑफ ब्लड लाइक आरबीसीज, WBCs, प्लेटलेट काउंटिंग एंड एंटीबॉडी स्क्रीनिंग एज वेल. नेक्स्ट इज द हॉट एयर ओवन, है ना. हॉट एयर, गर्म हवा एक ओवन के अंदर. तो हॉट एयर ओवन क्या करता है, हॉट एयर ओवन यहाँ पे स्टरलाइजेशन करता है. स्टरलाइजेशन आपको पता है 2 टाइप्स के होते हैं, मॉइस्ट एंड ड्राई. तो हॉट एयर कौन से स्टरलाइजेशन करता है, दैट इज ड्राई स्टरलाइजेशन. किसका यूज करके, हीट का यूज करके. तो इससे क्या होता है, हमारे लैब के अंदर जो भी ड्राई मटेरियल्स है ना, जैसे कि कोई पाउडर लगा सकते हो आप, कोई ग्लास में लगा सकते हो, है ना, उनके अंदर कोई अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, उनका कोई स्पोर प्रेजेंट है, कोई मॉइस्चर प्रेजेंट है, तो हॉट एयर ओवन क्या करता है, उसको वहां से एलिमिनेट कर देता है, रिमूव कर देता है, जिससे हमारे रिजल्ट में कोई भी कंटामिनेशन नहीं आते, अनवांटेड चीजें नहीं आती हैं. ठीक है? तो इसका फंक्शन क्या होता है, मतलब इस हॉट एयर ओवन में एक हॉट एयर सर्कुलेट करते हैं. उस हॉट एयर का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस से 300 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है. जो भी आपको डिजायर टेम्परेचर चाहिए होता है, वो डिजायर टेम्परेचर आप इस हॉट एयर ओवन में क्या कर लेते हो, सेट कर लेते हो. कितने टाइम के लिए आपने ट्राई स्टरलाइजेशन करनी है, वो टाइम भी आप यहाँ पे सेट कर लेते हो.
क्लियर। तो यहाँ पे क्या होता है, इस हॉट एयर ओवन के अंदर क्या होता है, शेल्स होते हैं जिसके ऊपर आप अपने मटेरियल्स को रखते हैं। एक फैन होता है जो सर्कुलेट एयर को, जो कांस्टेंट एयर को सर्कुलेट करता है। टेम्परेचर कंट्रोलर नोब्स होते हैं जो टेम्परेचर को सेट करता है। टाइम डिस्प्ले होता है जो आपको पर्टिकुलरली टाइम बताता रहता है कि कितना टाइम हो गया, जितना टाइम आपने सेट किया है। So these all are the uses. This is the picture of hot air oven which is the closed. यहाँ पे closed है अभी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो there is a display, digital display. इस digital display पे आप temperature set करते हैं and time set करते हैं। Clear? So next is the automated hematology analyzer. So this is the advanced medical instrument जो labs में use किया जाता है nowadays, क्योंकि ये आपको बहुत रैपिडली बहुत जल्दी एंड बहुत एक्यूरेटली रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है ना। ये ब्लड सेल्स के सभी पैरामीटर्स को क्या करता है, एनालाइज करता है, जैसे कि सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट, जहाँ पे सभी पैरामीटर्स आ जाते हैं। अब ये जो एनालाइजर होता है ये सभी स्टेप्स को परफॉर्म करता है, जैसे कि पहले ब्लड को एनालाइज करेगा, सैंपल को एनालाइज करेगा, है ना। एनालाइज करने के बाद प्रोसेस करेगा, डेटा इंटरप्रेट करेगा, देन उसके बाद ये यहाँ पे एक ऑटोमेटिक रिपोर्ट को जनरेट करता है। दिस इज द पिक्चर ऑफ द ऑटोमेटेड हेमेटोलॉजी एनालाइजर। सो नेक्स्ट इज द हेमेटोलॉजी स्लाइड स्टेनर। यहाँ पे क्या किया जाता है, इस इक्विपमेंट, इस डिवाइस में क्या किया जाता है, ब्लड को हम क्या करते हैं, सबसे पहले ब्लड को एक स्लाइड के ऊपर स्प्रेड करते हैं, मतलब यहाँ पे हम उसका एक स्मीयर बनाते हैं एंड देन उस ब्लड स्मीयर की हम क्या करते हैं, स्टेनिंग करते हैं, मतलब ब्लड के कंपोनेंट्स को स्टेन करते हैं। क्यों स्टेन करते हैं, ताकि आप उसको माइक्रोस्कोप के अंदर विजुलाइज कर पाओ, आइडेंटिफाई कर पाओ। ठीक है। तो कौन से स्टेनिंग्स, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेनिंग इन द हेमेटोलॉजी, फॉर एग्जांपल रिच स्टेन, जिंसर स्टेन, लिशमैन स्टेन, है ना। ब्लड के सेल्स की मॉर्फोलॉजी के लिए बेसिकली यहाँ पे ये यूज किया जाता है। नेक्स्ट, दिस इज द पिक्चर ऑफ अ हेमेटोलॉजी स्लाइड स्टेनर। यहाँ पे हमारे पास कंटेनर्स है, इन कंटेनर्स के अंदर हम क्या ऐड कर देते हैं, स्टेन ऐड कर देते हैं। क्लियर। तो नेक्स्ट इज द ऑटोक्लेव। सो ऑटोक्लेव का ऑल्टरनेटिव नेम क्या है, स्टीम स्टरलाइजर इसको बोलते हैं। क्लियर। तो ये स्टीम स्टरलाइजर क्या करता है, ये स्टीम स्टरलाइजर स्टीम का यूज करता है। स्टीम का यूज कहाँ पे करता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने के लिए। क्लियर। और ये जो स्टीम यूज की जाती है, इस स्टीम को हम अंडर प्रेशर यूज करते हैं फॉर द स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन क्या होता है, स्टरलाइजेशन अगेन एक प्रोसेस होता है, स्टराइल करने का प्रोसेस होता है। मींस अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट से, है ना, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रिमूव करना चाहते हो, उनको हटाना चाहते हो, उनको किल करना चाहते हो, तो किसकी हेल्प से करोगे, ऑटोक्लेव। और इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्टरलाइजेशन। तो स्टरलाइजेशन के भी टू टाइप्स होते हैं, कौन कौन से, दैट इज ड्राई स्टरलाइजेशन एंड मॉइस्ट स्टरलाइजेशन। ड्राई कौन करता है, हॉट एयर ओवन। मॉइस्ट स्टरलाइजेशन कौन करता है, ऑटोक्लेव। क्लियर। तो ये स्टीम कहाँ से आ रही है, फ्रॉम द मॉइस्चर, और मॉइस्चर कहाँ से आ रहा है, फ्रॉम द वाटर। कितने टेम्परेचर पे ऑपरेट करते हैं, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाता है कि ऑटोक्लेव का जो ऑपरेशन टेम्परेचर है, प्रेशर है, टाइम है, वो कितना होता है। तो टेम्परेचर इज 121 डिग्री सेल्सियस, 15 इज द प्रेशर फॉर 15 टू 20 मिनट्स। तो ये 15 टू 20 मिनट्स आप कब कब काउंट करते हो, कब नोट डाउन करते हो, जब यहाँ पे वाटर का टेम्परेचर 121 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। उसके बाद आप यहाँ पे 15 टू 20 मिनट्स को नोट डाउन करोगे। So this is used for the sterilization and for the decontamination process. This is the picture of autoclave, and this is the body of autoclave which is made up from the stainless steel. एंड ये कौन सा ऑटोक्लेव है, ऑटोक्लेव की भी टाइप्स होती है ना, कौन कौन सी, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। सो दिस इज द वर्टिकल ऑटोक्लेव, डायरेक्शन इज द वर्टिकल। नेक्स्ट वन इज द incubator. अगेन दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट। इंक्यूबेटर में क्या होता है, हम यहाँ पे सैंपल्स को, ब्लड सैंपल्स को क्या करते हैं, इंक्यूबेट करते हैं। जब भी अगर आप ब्लड सैंपल को कल्चर कर रहे हो, है ना, कल्चर करने के लिए आप उसको इंक्यूबेट करना पड़ता है, इंक्यूबेटर में इंक्यूबेट करते हैं। तो इस इंक्यूबेट में क्या होगा, हम यहाँ पे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन को कंट्रोल करते हैं। ठीक है। एंड कंट्रोल करने से क्या होगा, अगर ब्लड के अंदर यहाँ पे कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की क्या हो जाएगी, ग्रोथ हो जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पे इसका ऑपरेटिंग टेम्परेचर क्या रहता है, 35 टू 37 डिग्री सेल्सियस। सो दीज ऑल आर द यूजेस। दिस इज द पिक्चर ऑफ अ इंक्यूबेटर।
नेक्स्ट इज द केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ इंस्ट्रूमेंट, कि ये जो लैब में इंस्ट्रूमेंट्स है, हिमैट लैब में इंस्ट्रूमेंट्स है, इनको कैसे केयर करना चाहिए, कैसे मेंटेन करना चाहिए। क्लीनिनेस, उनको क्लीन करके रखना चाहिए, टाइम टू टाइम कैलिब्रेशन करनी चाहिए। कैलिब्रेशन से क्या होता है, एक्यूरेसी मेंटेन होती है। क्या मेंटेन होती है, एक्यूरेसी, बहुत एक्यूरेट रिजल्ट्स आपको प्रोवाइड करता है। क्वालिटी कंट्रोल होनी चाहिए, स्किड मेंटेनेंस होना चाहिए, रिप्लेस वोन पार्ट्स, है ना, अगर कोई पार्ट वर्किंग नहीं है या कोई डैमेज है उनको रिप्लेस करना चाहिए, है ना, टाइम टू टाइम उनकी मॉनिटरिंग करनी चाहिए। जो भी इस इंस्ट्रूमेंट की मैन्युफैक्चर गाइडलाइंस है ना, जो हर एक इंस्ट्रूमेंट के साथ आती है, उसको फॉलो करना चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, मेंटेन करके रखना चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करके रखनी चाहिए। So this is all about the today's topic, that is the instrument which are used in the hematology lab. I hope आपको इन सभी इंस्ट्रूमेंट के बारे में क्लैरिटी मिली होगी। And still if you have any kind of doubt, then you can ask your doubt into the comment box. And for more videos, please join AH Pro with MK. So thank you all.